भारत में बम फटेगा तो भाजपा को फायदा, भारत में आतंकवादी आएगा तो भाजपा को फायदा, आतंकवादी मारा जाएगा तो भाजपा को फायदा, दंगा होगा तो भाजपा को फायदा, मॉब लिंचिंग होगी तो भाजपा को फायदा। वो एक आतंकवादी बम लेकर आया, उसको आने का रास्ता किस 11 घंटे घूमा दिल्ली में, 11 घंटे टहल रहा था वो। 11 घंटे तक दिल्ली वासियों की जान लेने की व्यवस्था का सामान लेके टहल रहा था। ऑपरेशन सिंदूर चला आपका, आपने कहा हमने पाकिस्तान ठीक कर दिया, और पाकिस्तान में बैठा एक आतंकवादी, भारत की 146 करोड़ आबादी, हमारी जल सेना, थल सेना, वायु सेना और आपका संयुक्त है ऑपरेशन सिंदूर। और उसको धत्ता बताते हुए, जब पहले आपकी सरकार होती है तो संसद पर हमला होता है, फिर आपकी सरकार बनती है तो लाल किले पर हमला होता है। ये कोई बनावटी नहीं है। मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं, अगर इनका नार्को टेस्ट किया जाए तो पता लगेगा कराया गया। और मैं एक दावा करता हूं, वो बम फटने के बाद एनडीए को, भाजपा को बिहार में वोट परसेंटेज में इजाफा हुआ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मुझसे अगर कोई कहे चुनाव आयोग, अगर चुनाव आयोग होता तो वो उसको रद्द कराए चुनाव को जो दूसरे चरण में हुए हैं। मैं ये बात प्रमाणिक तौर पर कह सकता हूं, आंकड़े के साथ और चैलेंज के साथ कह सकता हूं। भारत में बम फटेगा तो भाजपा को फायदा, भारत में आतंकवादी आएगा तो भाजपा को फायदा, आतंकवादी मारा जाएगा तो भाजपा को फायदा, दंगा होगा तो भाजपा को फायदा, मॉब लिंचिंग होगी तो भाजपा को फायदा। आप समझ रहे हैं? तो इसलिए इसको भी समझना पड़ेगा। मैं फिर कहता हूं, इतनी कमजोर सरकार नहीं है, ताकतवर सरकार है। और ताकतवर सरकार जब 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री हो तो ऐसे प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि ये पुलिस आयुक्त नालायक क्यों बैठा हुआ है, उसने ये सब हमला क्यों कराया। लाल किले पर जो आतंकी घटना हुई है, घटना नहीं हुई, हाँ, हमला हुआ। किसने करवाया? अरे भाई, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री ने। वोट के लिए बिहार का चुनाव था। अरे नहीं, अगर इनको जानकारी थी तो घर आए, इनकी कोई जरूरत नहीं है। और इन्हें जानकारी थी तो देखिए दोनों कारण है। अगर इनको जानकारी थी तो ये देशद्रोह है, और इन्हें जानकारी नहीं थी तो नालायकों को कुर्सी पर रहने का 1 मिनट का हक नहीं है। मतलब आप सीधा बोल रहे हैं कि अमित शाह और मोदी जी ने करवाया? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, अगर इनको जानकारी नहीं थी दोनों को तो इन्हें कुर्सी पर रहने का हक नहीं है। और अगर जानकारी थी तो इन नालायकों ने देशद्रोह का काम किया। मुसलमानों ने किया है। अरे मुसलमानों को छूट किसने दी? मुसलमान ने चलो बम फोड़ा। एक बात समझ लीजिएगा, वो एक आतंकवादी बम लेकर आया, उसको आने का रास्ता किस 11 घंटे घूमा दिल्ली में, 11 घंटे टहल रहा था वो। 11 घंटे तक दिल्ली वासियों की जान लेने की व्यवस्था का सामान लेके टहल रहा था, है ना? और आप उसे टहलने दे रहे थे। फिर आपने कहा ये साजिश है, ये तो बम ही नहीं है। आपको 72 घंटे लग गए ये बताने में कि ये आतंकवादी है। 72 घंटे, मतलब 2 दर्जन लोग घायल हो जाएं, 1 दर्जन से ज्यादा लोग मारे जाएं, और आप उसको आतंकी हमला नहीं मानते। मैं आपको बता दूं, सरकार ने बोला ना आतंकवादी। सुनो, मैं चांदी, अरे 72 घंटे लगे सरकार को ये बताने में कि आतंकी हमला है। काहे लगे 72 घंटे? मोदी बताए जनता को 72 घंटे क्यों लगे? 72 घंटे तक क्या इस नालायक को ये नहीं पता लगा ये आतंकी हमला है? तो ऐसे नालायक को हमको महसूस होते पता लग गया आतंकी हमला है। मैं जब चांदी चौक कुछ खरीदने गया, तुम हैरान हो जाओ, चांदी चौक में जितनी उस वीरान सड़क की पहरेदारी हो रही है, उसका 1% भी अगर अपनी जिम्मेदारी का निभा करता सतीश गोलचा दिल्ली में, तो मैं दावे से कहता हूँ 15 लोगों की जान नहीं जाती, 2 दर्जन लोग अधमरे नहीं होते। अभी भी देखिए आईसीयू में लोग जीवन और मृत्यु के बीच में जूझ रहे हैं। रघुराज सिंह एक मंत्री हैं योगी जी के, यूपी सरकार में। वे बोल रहे हैं कि जितना ज्यादा पढ़ा लिखा मुसलमान उतना बड़ा आतंकवादी है। देखिए एक बात आपको फिर हम कह देंगे, देखो वो रघुराज पढ़ा लिखा है कि, पहली बात समझिए, इनको पढ़ाई का ज्ञान क्या है? आप जिनकी बात कर रहे हैं उनको पढ़ाई का ज्ञान है क्या? उनको पता है कि शिक्षा क्या होता है? अरे देखिए आज के युग में वो मूर्ति काल की तरफ लेके जा रहे हैं देश को, वैज्ञानिक युग में। तो जो नालायक मूर्ति काल की तरफ लेके जा रहे हैं उन्हें शिक्षा का क्या मालूम है? लेकिन ये बात कि कोई नहीं, ये जो मामला है ये बहुत घटिया मामला है, बहुत गलत मामला है। ये जो आप बात कर रहे हैं, जितना मुसलमान शिक्षित होगा उतना बड़ा आतंकवादी होगा। मतलब हर एक मुसलमान आतंकवादी है। हाँ देखिए ना, मैं तो कह रहा हूँ ऐसे आदमी को तो निश्चित तौर पर इस पर देशद्रोह का मुकदमा बनना चाहिए, इस प्रकार का लांछन लगाने के लिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपको समझना चाहिए बम हमला कब हुआ। 10 नवंबर के शाम को 6:30 बजे। क्यों हुआ? 11 तारीख को दूसरे चरण का मतदान था बिहार का, उसको प्रभावित करने के लिए। तो उसको प्रभावित करने के लिए आतंकवादी को रास्ता किसने दिया? दिल्ली पुलिस कमिश्नर जवाब दे, गृह मंत्री जवाब दे, प्रधानमंत्री जवाब दे। हमने तो रास्ता नहीं दिया उसे। या किसी मौलवी ने जाके तो रास्ता नहीं दिया। किसी मौलवी ने या किसी मुसलमान ने पुलिस कमिश्नर से, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री से कहा होगा इस गाड़ी को घूमने दो दिल्ली में, तब तो मैं मानता हूं मुसलमान दोषी है। अरे जिम्मेवारी, गाड़ी रोकने की जिम्मेवारी किसकी थी? अरे वही है, सुनो,
150 किलोमीटर दूर पहलगाम तक आतंकवादी आए, कहा कि धरती के आखिरी कोने में चले जाएंगे, हम उन्हें ठिकाने लगाएंगे। एक फोन आया अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप का, चड्डी गीली हो गई 56 इंच के सीने की, 56 इंच के सीने की चड्डी गीली हो गई। भारत की सेना भारत में आतंकी हमला होता है उसका बदला लेने के लिए लड़ रही है, और अमेरिका से फोन आता है और भारत की सेना सिलेंडर कर देती है। तो इसे क्या कहेंगे आप? नहीं, इसको थोड़ा कल्पना कीजिए, मतलब सेना भारत की और रेगुलेट ट्रंप करेगा। तो इसी तरीके से मैं कहना चाहता हूं, दिल्ली पुलिस गृह मंत्री के अधीन सतीश गोलचा पुलिस कमिश्नर, और मैं आपको बताता हूं नाकाबिल व्यक्ति बैठा हुआ है, जो काबिल है, दिल्ली को जानते हैं, वो पुलिस कमिश्नर नहीं बनाए गए। क्यों? जिनकी जवाबदेही संविधान के प्रति थी, जनता के प्रति थी, उन्हें नहीं बनाया गया। जिनकी आरएसएस भाजपा के प्रति जवाबदेही है, उसे बनाया गया। आप जानते हैं अब इस देश के सारे मुसलमानों को भारत से निकाला जाएगा। बीजेपी मंत्री की माने तो सारे हिंदू एकजुट हो जाएंगे। एक बात थोड़ा सुनो पहले, कौन सा हिंदू इकट्ठा होगा? क्यों? क्योंकि मंत्री जी ने सुन लीजिए, पहले मैं पूछ रहा हूँ कि कौन से हिंदू को इकट्ठा करेगा? हमारे देश के अंदर जब तुम ये बात करते हो हिंदू की, हमारे देश में पहले वर्ण व्यवस्था थी, उसको जाति व्यवस्था में किसने तब्दील किया? अरे आतंकवादी को भगाएंगे ना। पहले थोड़ा सुनो, जाति व्यवस्था में किसने तब्दील किया? और जाति व्यवस्था में क्या था? ब्राह्मणों ने किया। जाति व्यवस्था का खेल समझिए, मुफ्त का मजदूर और किसी प्रकार का हक न मिले, ऐसी जातियों को उनको कहा कि तुम्हारी ये जाति है, और जितने निकृष्ट काम है उनको सौंप दिए गए। उनको खेत पे खलियान पे कोई अधिकार नहीं दिया। तो आप ये समझिए, मैं जरा जानना चाह रहा हूँ किस हिंदू की बात आप कर रहे हैं? कौन सा हिंदू जाएगा? क्योंकि हिंदू, अरे भाई हिंदू थोड़ी, जैसे मुझे बोलोगे तो मैं बोलूँगा मैं भूपेंद्र रावत हूँ, मैं तो नहीं बोलूँगा कि मैं हिंदू, मैं क्या बोलूँगा मैं भूपेंद्र रावत हूँ। तो कौन सा वाला हिंदू जाएगा जिसकी बात कर रहे हो आप? कौन सा हिंदू? अरे दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, मतलब सभी लोग जाएंगे। कहाँ जाएंगे भगाने के लिए? कहाँ जाए? किस देखो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आप किसी एक व्यक्ति ने कहा जिसका कोई नाम न काम पता, सबसे बड़ी बात मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ, प्राप्त मंत्री हैं सर, क्या बात करते हैं आप? दर्जा प्राप्त तो जो ये भी है, गृह मंत्री बैठा हुआ, और दिल्ली पुलिस में आतंकी हमला हो गया, इन्होंने कहा था धारा 370 खत्म हो गया, आतंकवाद खत्म हो गया खत्म? अरे हो गया खत्म क्या आतंकवाद? देखिए, मैं एक बात फिर कहना चाहता हूँ, निश्चित तौर पर जो तुम्हारा सवाल है कि हर पढ़ा लिखा मुसलमान नहीं, लेकिन मैं ये मानता हूँ जो अत्याचार और अन्याय देखता है उसका खून खौलता है। मैं तुम्हारे जैसे एक पत्रकार का देख रहा था, उत्तराखंड में एक इंस्पेक्टर ने उसको पेशाब पिलाई, उसके ऊपर पेशाब की। अब यकीन मानिए कि मैं उसको जानता नहीं हूँ, लेकिन जब मैंने देखा हकीकत वो ढूंढ रहा उन पुलिसकर्मियों को, तो मेरा भी खून खौला। अब आप मुझे लगा, मुझे देखिए, मुझे दुख हुआ कि क्या पुलिस ऐसा कर सकती है? पुलिस ने किया। तो जब पुलिस बर्बरता करती है, शासन सत्ता बर्बरता करती है, तो जो व्यक्ति करीब से देखता है बर्बरता को, उसके मन में क्या भावना आएगी, वो कैसे बहकाव में आएगा? ये मैं फिर एक बात कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जश्न, खुशी, मतलब लोग लोकतंत्र में हंस के खुशी जी कर रहे। आप बुलेट की नोक पर रखेंगे, बंदूक की नोक पर कहेंगे लोकतंत्र में रहे, तो ये बड़ा विचित्र है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र का माहौल जश्न की तरह होना चाहिए, और जश्न की तरह अगर आप माहौल नहीं देंगे तो आतंकवाद खत्म नहीं हो सकता है। आतंकवाद को खत्म करने के लिए आपको लोकतंत्र का जो खूबसूरती है वो उसका लाभ सबको मिले, ये माहौल बनना चाहिए। ये माहौल देखिए, आप हिंदू मुसलमान करके, भारत पाकिस्तान करके वोट जीत सकते हैं, लेकिन आप लोगों के दिलों पर राज नहीं कर सकते। मैं बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूं, जब मोदी प्रधानमंत्री बने पहली बार, मैं सुप्रीम कोर्ट जाने वाला था, मोदी मेरा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। तो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा भूपेंद्र रावत जुर्माना हो जाएगा, तो इसीलिए मैं कोर्ट नहीं गया। आप समझिए, प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार बैठ गए, लेकिन अब प्रधानमंत्री के लायक है ऐसा मैं मानता नहीं। ये मेरी व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ। मैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को, मतलब मेरी बहुत अच्छी कईयों से मित्रता भी रही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उस लायक डिजर्व नहीं करता। आप समझ रहे हैं, ये प्रधानमंत्री की भाषा है, जो भाषा जो बोल पता नहीं कौन, पहली बात तो यह है कि कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं।